दोस्तों, मैंने जीवन के इतने बसंत देख लिए और मेरा दावा है कि संसार में पढ़ाई से अच्छा और पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, लोग कहते हैं याद नहीं होते हैं, तो पहला काम करो, आप किताब हाथ में लो, अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। फिर आप पढ़ना शुरू करो, है ना। एक टॉपिक ले लिया पंचायती राज, तो किताब में क्या दिया वो सबसे पहले तो बताते हैं साहब। पंचायती राज क्या है कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक धारणा है जो कहती है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो पंचायती राज उसका क्या व्यवहारिक रूप है, उसका जो अमली जामा पहनाने वाली जो व्यवस्था है वो पंचायती राज है। कब लागू हुई साहब के 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर के बगदरी गांव में इसका शुभारंभ किया था। ठीक है साहब। फिर कब हुआ था कि इसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। ठीक है साहब, हो गए 2 तथ्य। फिर के पंचायती राज का ढांचा कैसा है, कैसा पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है। ठीक है साहब। फिर बाद के अंदर के साहब 73वां संशोधन कब आया, के साहब इस साल के अंदर आया। और कितने विषय है इसके अंदर, के साहब इतने विषय है, इतने कार्य है इसके अंदर। और क्या क्या प्रावधान है, तो क्या साहब ये 6 7 8 प्रावधान है। त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है, वित्त आयोग की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है, जो 7 8 पॉइंट है बिल्कुल व्यवस्था। फिर और के क्या पूछ सकते हैं साहब कि और साहब कमेटियाँ कौन कौन सी बनी थी पंचायत के साहब। एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी जिसने कहा था त्रिस्तरीय ढांचे की, और एक अशोक मेहता कमेटी बनी थी, उसने कहा था कि भाई ढांचा द्विदलीय होना चाहिए और द्विस्तरीय ढांचा होना चाहिए, दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, अशोक मेहता ने कही। ठीक है साहब। फिर और कौन सी आई कि साहब, एक तो फिर पी.के. थुंगन कमेटी भी आई थी, एक राव कमेटी भी आई थी, एक लक्ष्मण सिंह भी कमेटी आई थी जिसने कहा था कि पंचायती राज जो है उनको कानूनी दर्जा दे दो, इस तरीके। तो फिर आपको कुछ पंचायती राज जो है, पंचायती जो स्थानीय संस्थान है उनकी आय के जरिए क्या है, तो फिर के छोटे छोटे ये टैक्स ये व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था है। तो आप माथे पे लोड मत लो, आप बस ठीक है जैसे बात कर रहे हैं कि ठीक है साहब ये व्यवस्था होगी। कि फिर प्रॉब्लम क्या क्या है, तो क्या साहब ये प्रॉब्लम है ना, फंड नहीं है, फंक्शनरी नहीं है ना, 3F की प्रॉब्लम है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, पैसा नहीं है पास के अंदर, खुद लगा नहीं सकते टैक्स वगैरह, बहुत से कारणों से लिमिट भी बहुत है, इस तरीके से प्रशासनिक रूप से भी सहयोग नहीं मिलता। ठीक है साहब। और क्या है, अब ये तो पढ़ ली बेसिक जानकारी आपने। ठीक है। अब क्या होता है जब छोटी सी जानकारी हो जाती है, एक चीज़ जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे पता हो गया कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ये थी, तो फिर मैं वापस उसमें और प्रयोग करूंगा क्या अमिताभ की अभी लेटेस्ट फिल्म कौन सी आई है। ठीक। फिर ये भी मेरे को पता चल गया, तो क्या अमिताभ का फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ। ठीक है। तो फिर जैसे आपने अमिताभ पे सर्च किया तो यूट्यूब आपको बहुत सारे सजेशन देता रहता है ना, तो वैसे ही आप बेसिक तैयार करो, दिमाग आपको अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें देनी शुरू कर देगा, आके कोई ठूंसेगा नहीं। लेकिन और बहुत सारे आप जब खाली बैठे होंगे तो आप सोचेंगे यार पंचायती राज में मैंने ये तो पढ़ लिया, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, और सरपंच का चुनाव सब जगह पूरे भारत में एक जैसा ही है क्या। ठीक। सरपंच इस्तीफा किसे देता है कि ठीक है सर, उप सरपंच किसे देता है, ठीक है, प्रधान किसे देता है कि ठीक है, अच्छा, और जिला परिषद का सदस्य किसको इस्तीफा देता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी चीज़ें याद आ गई कौन किसको इस्तीफा देता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखोगे तो ज्ञान और बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। दोस्तों, आप किताब हाथ में लेकर के बैठो, आप पढ़ाई को पढ़ाई मानो ही मत। दोस्तों, आप सच बता रहा हूं, मैं भी अभी आज के दिन के अंदर इन दिनों में खुद 10 12 घंटा पढ़ रहा हूं। मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, पढ़ाई से बढ़िया कोई चीज नहीं है। मैंने हिंदुस्तान का दुनिया भर का साहित्य पढ़ा है, बहुत पढ़ने का शौक है मुझे, फिल्में जम करके देखता हूँ। तो दोस्तों, पढ़ाई को बोझ मत मानो, जीवन है, आनंद है, ज्ञान पड़ा कहाँ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मानव देह मिलती है, मानव होकर के हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और आप ज्ञान से भाग रहे हो। आग लगे नौकरी को, ठीक है, नौकरी चाहिए ही नहीं, बस रुचि के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जिस दिन रुचि से पढ़ोगे फिर तो मतलब किसमें हिम्मत है कि प्रतियोगी परीक्षा में आपको विफल कर दे। चीजें सारी की सारी आंकड़ों पे यूं खेलो सा पूछो। आप तो पढ़ने वाले हैं, मेरे गांव में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे ये पूछ रहे हैं ना कि साहब राजस्थान में विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, तो पहले विधानसभा चुनाव से लेकर के अभी तक पूरी जन्म कुंडली बता देंगे। उनको तो किसी परीक्षा में नहीं बैठने ना। ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरे गांव में भी एक शख्स है ना, बचपन से जानता हूँ, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जाते हैं और एक एक देश और दुनिया की खबर उनको पता है। तो दोस्तों, आप रुचि पैदा कीजिए, पहले जो सरल चीजें हैं ना वो पढ़िए।
आप एक बोझ क्यों समझते हो भाई? जैसे आज में राजस्थान के अंदर वन है ना, मुझे ये समझ लीजिए कुछ नहीं आ रहा, तो मेरे मन में जिज्ञासा क्या है कि साहब राजस्थान में वन, भारत के में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है साहब? इतना है। राजस्थान का वन भौगोलिक क्षेत्रफल कितना कि इतना है। उसमें वन कितने हैं कि साहब इतने वन हैं। फिर वनों के प्रकार कौन कौन से कि साहब आरक्षित वन है तो आरक्षित कितने हैं, अवर्गीकृत कितने हैं, रक्षित कितने हैं, ठीक है साहब ये हो गया। फिर आपको राजस्थान में वन जो है ना, वन तो वन है तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी होंगे कि हाँ साहब होंगे। तो राष्ट्रीय कितने हैं कि राष्ट्रीय है। राज्य स्तरीय अभ्यारण्य कितने हैं कैसे ये साहब। तो राष्ट्रीय स्तरीय जो अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य इसके अंदर कौन सी विशेषता, कौन सा वन्य जीव है, जंतु है इसके अंदर, इसमें कौन सी चीज मिलती है जिसकी वजह से ये चर्चा में है, ठीक है साहब। फिर कुछ बाघ परियोजनाएं भी है क्या जो चल रही है, ठीक है सर ये बाघ परियोजनाएं। फिर रामसर कन्वेंशन है, वो रामसर कन्वेंशन क्या हुआ था, क्या समझौता था उसके अंदर, ठीक है साहब ये चीज भी आ गई, ठीक है। फिर को छोटी मोटी जो वनस्पति है, ये ढाक फलास, ये चीजें क्या है, इनके क्या उपनाम है, ठीक है साहब वो भी देख लिए। फिर और क्या है, अच्छा वन हो गया, परियोजना, और अच्छा जीव जंतु भी देख लेते हैं। राज्य का वन्य जीव कौन सा है, कब घोषित किया गया था इसको, ठीक है साहब। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, रुचि लेकर के पढ़ोगे, पढ़ाई आनंदमय हो जाएगी। और आप पढ़ाई के लिए पढ़ते समय सोचो ही मत कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना, रुचि के साथ पढ़ो कि मुझे ज्ञानी व्यक्ति बनना है, ठीक है। पढ़ाई का जो बोझ है ना वो लेकर के मत घूमो। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे और आगे आए तो आनंद ने कहा कि भगवान आपने, हम उस गांव में गए थे, आप स्त्रियों के विरोध की बात करते हैं और आपने उस स्त्री से बात कर ली। तो भगवान बुद्ध बोले कि अरे पागल, मैं तो उस स्त्री से मैंने बात की है ना, और उसको वहीं छोड़ के आ गया, मेरे मन में तो कोई बात ही नहीं है, और तू अभी तक उसको उस बोझे को लिए ढोरा है। तो पढ़ाई को इस तरीके से बोझा मत मानिए, पढ़े बात खत्म। इस कुर्सी पे बैठे हैं तो उस समय पढ़िए, ठीक है। यार दोस्तों के साथ बैठे हैं तो जिंदगी का आनंद लीजिए। जब महफिल में बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मन की जम करके बातें कीजिए, है ना। तो दोस्तों पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है ना। मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हमारे लिए तो सरकारी जो नौकरी है वही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। बाकी जीवन की राहें बहुत रपटीली है, जीवन बड़ा संघर्षमय है ना। आप किसी किसान को काम करते देखो, जीवन देखो बिल्कुल, और आप कहते हो हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अरे भाई जितनी अनिश्चितता खेती के अंदर है उतनी तो कहीं नहीं है। व्यापार अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। हजारों लोगों को देखो आप, बिल्कुल जो बिजनेस शुरू करते हैं घाटा खा करके बैठ जाते हैं क्योंकि अनुभव नहीं होता काम का। ये सरकारी नौकरी मिडिल क्लास के लिए ऐसी है जो उसकी प्रत्याभूति है, और इसकी प्रत्याभूति क्या है, मेहनत करो। जो सफलता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना। और जीवन में एक बार दो बार विफलता मिल जाए तो उन चीज़ों से हार नहीं माननी है, ठीक है, और हिम्मत रखनी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, मस्त होकर के कीजिए, अल्लड़ होकर कीजिए, माथे पे कोई बोझ नहीं, चिंता नहीं, कर्म मान करके, ड्यूटी मान करके। जैसे घर में हमारी माँ है, काम करती है, तो कोई प्रत्याभूति थोड़ी है, कोई फल थोड़ा ही है, एक काम है ना। और काम शिद्दत से है, ऐसा नहीं कि काम बोझा सा है ना। तो घर में अपनी माँ से सीखो, प्रेरणा लो, है ना, कि काम करना है और अपना 100% देना है। और जिस दिन आप अपना 100% दे दोगे उस दिन आपको मंजिल आपके सामने होगी। तो करते रहे तैयारी, मस्त रहिए, जम करके पढ़िए। और अभी कोरोना का समय चल रहा है तो इसमें तो आप इतना पढ़ सकते हो जिसकी कोई सीमाएं नहीं। लक्ष्य रखो, 10 दिन के लक्ष्य मत रखो, आज के लक्ष्य रखो। जैसे आज मैं उठा हूँ तो मैंने लक्ष्य कर रखा है कि 10 वीडियो कोशिश करूंगा, बिल्कुल 10 वीडियो बनूंगा आज के लिए, ठीक है। 10 का टारगेट रखूंगा तो हो सकता है 5 ही बना पाऊँ। टारगेट बड़े रखो और तय करो कि आज भाई राजस्थान की कला संस्कृति कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से लक्ष्य बनाओ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए।